हेलो बच्चों, विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला का भाग 2 लेकर के एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच। स्वागत है आप सभी का DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विज्ञान में जैव प्रक्रम जो है इसके पहले तक का पूरा टॉपिक बता दिया है कि कहां से कहां तक आना है। एक अध्याय से लेकर अध्याय 4 तक के पूरे इंपॉर्टेंट दे दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए। और एक चीज़ और कि हमारे चैनल में हम आप लोगों को केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, कोई फर्जी पेपर नहीं देते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सही ढंग से पढ़ाने में भरोसा रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का जो वीडियो लेसन है। देखें, सबसे पहले इसमें हम प्रश्न बैंक के प्रश्नोत्तर भी बताएंगे और आपको परीक्षा अध्ययन के भी प्रश्नोत्तर बताएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, कुछ बच्चों को एक शिकायत बच्चों ने बताई है कि उनके ज़िले में जो है कि प्रश्न बैंक से बाहर के प्रश्न आ रहे हैं, कहीं परीक्षा अध्ययन से आ रहे हैं, कहीं कोई और गाइड से आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर किया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न बैंक को छोड़ते हैं, पहले हम परीक्षा अध्ययन की बात कर लेते हैं। जो मैं बता रहा हूँ इसको आप बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा और इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले देखें, जैव प्रक्रम शुरू हो रहा है। तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस पाता है? तो बच्चों वो क्षुद्रांत है, छोटी नली, ठीक है ना। फिर चौथा है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो वो भी क्षुद्रांत में होता है। ये 2 ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट। फिर वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? ये जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना। जो ऊर्जा के स्रोत हैं भोजन को बाहर से शरीर के जो अंदर ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? वो पोषण कहलाता है। 5वां देखें, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक और विषैले पदार्थों को शरीर से जो बाहर निकालता है वो प्रक्रम क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन के माध्यम से हमारे शरीर से जो गंदगी है वो बाहर निकलती है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बोल के भी बता रहा ताकि आप लोग को भी याद हो जाए। मेरे साथ आप याद करने का प्रयास कीजिए। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, ये सत्य बात है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न उत्तर बताते हैं। देखें, प्रश्न उत्तर कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये है, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है, इसको आप देख लीजिए। क्या बोल रहे हैं बच्चों? स्वयं पोषी पोषण। तो स्वयं पोषी पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के क्लोरोफिल एवं सौर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये कौन बनाते हैं बच्चों? पौधे बनाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? आप लिखेंगे स्वयं पोषी पोषण में पौधे बाहर से, या जीव लिख देना, जो तो भी चलेगा। जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये पोषण कैसा कहलाता है? स्वयं पोषी पोषण। जबकि विषम पोषी में जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं पोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं। आपको अगर आ जाए स्वयं पोषी पोषण क्या है तो आप लिख देना कि स्वयं पोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और विषम पोषी में कि विषम पोषी पोषण वह पोषण है जिसमें कि जीवधारी स्वयं पोषी पोषित जीवों को भक्षित करके या फिर खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। फिर पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये 3 प्रश्न हो गए, ज़्यादा लंबा ना करूँगा वीडियो में। फिर हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। कहाँ होता है बच्चों? ये जो है पाचन का माध्यम बच्चों यहाँ पे देखें, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कहाँ होता है? मेनली क्षुद्रांत के ऊपरी भाग में, ठीक है, ये याद रखिएगा। कहाँ होता है भोजन का पाचन? क्षुद्रांत के ऊपरी भाग में। फिर भोजन के पाचन में लार का क्या महत्व है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। भोजन के पाचन में लार का क्या होता है महत्व? तो देखें क्या है कि मुंह में स्थित लार की ग्रंथियां लार से निकलकर, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलती है और वो क्या करती है? भोजन में मिलकर इसे चिकना और लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे मुंह में जैसे ही जाता है तो उसमें लार लगती है, और लार लगने से क्या होता है? वो भोजन चिकना हो जाता है और हमारे पेट में आसानी से चला जाता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड, ये याद रखिएगा, एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। ये आप थोड़ा कठिन लैंग्वेज है, आप ये इतना बस याद रख देना। लार की क्या भूमिका, तो आप इतना लिख देना कि यहाँ से आपको मुंह में लार ये फिसल जाता
फिसल जाता है। ठीक है, बस ये इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, अब 24वां मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या। तो मनुष्य में क्या है, ये पूरा ये दोहरा परिसंचरण है, इसको आपको याद कर लेना है। दोहरा परिसंचरण क्या होता है, मनुष्य में प्रत्येक चक्र में रुधिर मतलब रक्त 2 बार हृदय में जाता है। मनुष्य में प्रत्येक चक्र में रक्त 2 बार हृदय में जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक बार ऑक्सीजन जनित रक्त जाता है, फेफड़ों से हृदय में आता है, तो दूसरी बार ऑक्सीजन जनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में आता है। बस इतना ही लिख दोगे, ये दोहरा परिसंचरण कंप्लीट हो गया। ये हो गया। फिर इसके बाद स्वपोषी पोषण अभी हमने बताया आपको। फिर ये वाला जो डायग्राम है इसको तैयार कर लीजिएगा, इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर मनुष्य में श्वसन तंत्र का चित्र, इसको भी देख सकते हैं आप लोग, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। मानव हृदय का चित्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, धमनी एवं सिरा में अंतर, बहुत बढ़िया है, इसको कर लीजिएगा। अच्छा देखें, इसकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, इसकी दीवारें कैसी होती, पतली होती हैं। धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, इसकी दीवारें पतली होती हैं। इनकी धमनी में क्या होता है, इसकी दीवारें इलास्टिक वाली होती हैं। कैसी, इलास्टिक वाली होती मतलब लचीली होती हैं, और ये बिना लचीली होती हैं। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट ये हो गए तैयार। तीसरा पॉइंट इसको तैयार कर लेना, ये जो लिखा हुआ है। फिर एक आध पॉइंट ये कर लेना, ये कर लेना, हो गए 4 पॉइंट आपके कंप्लीट। ठीक है, तो पहला लिख देना, इसकी दीवारें मोटी होती, इसकी दीवारें पतली होती, इसकी दीवारें मांसल तथा इलास्टिक वाली होती हैं, इसकी दीवारें बिना लचक वाली होती हैं। फिर तीसरा वाला पॉइंट ये बनाना, और ये वाला बना के 4 पॉइंट हो जाएंगे। फिर 9वां प्रश्न, मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक, तो ये पढ़ लेना कौन कौन सी चीज़ों से मनुष्य में वहन होता है शरीर के अंदर, तो खून के माध्यम से, हृदय के माध्यम से, और रुधिर वाहिका और नसों के माध्यम से। ठीक है, ये तैयार कर लेना, इसको पढ़ लेना। फिर 10वां क्वेश्चन, वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर, इसको भी आप तैयार कर लेना अच्छे से, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, ये है पूरा इसका उत्तर। फिर बच्चों यहाँ पे है निःश्वसन और निःश्वसन की प्रक्रिया को समझाइए, ये तैयार कर लीजिएगा। निःश्वसन क्या होता है, निःश्वसन क्या होता है, ये दोनों अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। निःश्वसन में क्या होता है बच्चों, डायफ्राम नीचे गिरता है जिससे फेफड़े फैलते हैं। ठीक है, ये नीचे गिरता है, और इसमें क्या होता है, निःश्वसन में डायफ्राम ऊपर उठता है, तो फेफड़ों पर दाब बढ़ने से वे सिकुड़ते हैं। देखो इसमें क्या है, डायफ्राम नीचे गिरता है किसमें, निःश्वसन में, और फेफड़े क्या होते हैं, फैलते हैं। इसमें क्या लिख देना, डायफ्राम ऊपर उठता है और फेफड़े पे क्या हो जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक तो कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेना, बाकी तो आपको फिर लिखा ही देना है जितना भी, पर इतना तो जरूर लिख देना। फिर अगला प्रश्न है, देखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, ये प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो क्या लिख दोगे कि हरे पौधे पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, एवं जल का उपयोग करके, ये जल का उपयोग करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस निकलती है और सह उत्पाद के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये पूरा आप लिख देना इसको बहुत अच्छे से कि पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं। पौधे पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से संयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा कुछ मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है, यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। पूरा आप इसको लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये नेफ्रॉन की संरचना, बच्चों मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लेना। नेफ्रॉन की संरचना, ये चित्र थोड़ा विचित्र है, थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जाइलम फ्लोएम में अंतर, मज़ेदार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें मृत ऊतक पाए जाते हैं, इसमें जीवित ऊतक पाए जाते हैं, इसमें मरे हुए रहते, इसमें जिंदा रहते। इसमें संवहन नलिकाएं, इसमें चालनी नलिकाएं। इसकी भित्ति कैसी होती, बहुत मोटी, और इसकी कम मोटी। 3 तो ये हो गए। देखो पढ़ने का बच्चों एक तरीका है, ज़्यादा ज़बरदस्ती करके नहीं पढ़ना, प्यार से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, अपने आप सब बन जाएगा। देखो इसमें मरे हुए ऊतक पाए जाते, इसमें जीवित पाए जाते, इसमें संवहन नलिकाएं, इसमें चालनी नलिकाएं। इसकी भित्ति कैसी होती, मोटी होती है, और इसकी पतली होती है। ठीक है, और फिर एक आध यहाँ तक लिख देना, एक आध ये पॉइंट याद कर लेना आप लोग। ओके बच्चों, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, रक्त और लसिका में अंतर। तो देखो रक्त में क्या पाया जाता है, प्रोटीन अधिक मिलती हैं और इसमें कम प्रोटीन पाए जाते हैं। रक्त में क्या मिलती हैं बच्चों, लाल रक्त कणिकाएं, और इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं मिलती हैं। इसमें क्या है, पदार्थ कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, इसमें अधिक मात्रा में उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं। और फिर क्या है, यह लाल रंग का ऊतक होता है और यह रंगहीन होता है। ठीक है, रंगहीन मतलब इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। अध्याय 7 की बात करते हैं, नियंत्रण समन्वय। तो मास्टर ग्रंथि बच्चों किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि
ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर चौथा प्रश्न है, मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला, ठीक है, मर्दानगी बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखिएगा। फिर दो न्यूरॉन जहाँ मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेप्स बोलते हैं, ये याद कर लीजिएगा। फिर दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे भी सिनेप्स ही बोला जाता है। जहाँ ज्वाइंट मिलता है वहाँ पे संधि को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। और जो खाली स्थान होता है उसे भी सिनेप्स कहते हैं। रिक्त स्थान देख लें आप। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कहाँ पूरा होता है? तो ये लिख देना, तंत्रिका तंत्र हार्मोन। तीसरा तैयार कर लेना, न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई। और छठवा है, अनैच्छिक क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक है। एक शब्द में उत्तर देखें, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? अब भी हमने पढ़े, किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। चौथा कर लेना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? घेंघा या गाइटर। फिर दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? अब भी पढ़े ना, स्नैप्स। फिर देखो तंत्रिका तंत्र की परिभाषा कर लेना आप लोग। फिर तंत्रिका तंत्र के कितने भागों में? अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं और ज़्यादा भी दे रहे हैं आपको। मेरुरज्जु क्या होती है? इसको पढ़ लेना। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? इसे पढ़ लेना। न्यूरॉन की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है? तो देखें, प्रत्यावर्ती तो वे अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के रूप में होती हैं, वे अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे को देख के, जैसे आपका कोई फ्रेंड पढ़ रहा है उसको देख के आप भी पढ़ने लगे, आपके फ्रेंड ने यूट्यूब चैनल से पेपर देखा तो आपकी भी इच्छा हुई कि मैं भी तो देखूँ, ये कहलाती हैं बच्चों ये प्रतिवर्ती क्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है ना, कि वे अनैच्छिक क्रियाएँ जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के रूप में होती प्रतिवर्ती क्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है। और ये प्रत्यावर्ती चाप पढ़ लेना। सुषुम्ना के दो कार्य पढ़ लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है बच्चों ये। फिर यहाँ पे 19वां प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर बच्चों यहाँ पे ये वाला 25वां क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती? क्योंकि उसकी कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। फिर 31वां प्रश्न, अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? इसको तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। तंत्रिका कोशिका का चित्र मोस्ट IMP बच्चों, इसे जरूर तैयार कर लेना और इसके कार्य तैयार कर लेना तंत्रिका कोशिका के, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पे देख, मस्तिष्क का चित्र आ सकता है, आप देख लेना, मगर उसके इंपॉर्टेंट प्रतिवर्ती चाप का क्रिया का चित्र कर लेना, और वो आपको अभी जो मैंने बताया किसका चित्र? तंत्रिका कोशिका का, ये दो चित्र कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया विधि, इसको भी पढ़ लेना, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है इससे। फिर यहाँ पे बेटा ये जो छोटे छोटे देखें, ये प्रश्न आ सकता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य बताना है, ये क्या का कार्य करते हैं? इंसुलिन के कार्य, एड्रेनलिन के कार्य, ये याद कर लेना। फिर यहाँ पे पादप हार्मोनों के नाम और कार्य ये लिख लीजिएगा, ये क्या होते हैं, इनको याद कर लेना। मस्तिष्क के भाग, तो इसमें ऐसा छोटा सा 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रामस्तिष्क क्या है समझाइए, या फिर हाइपोथैलेमस क्या है समझाइए, तो इसको आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अध्याय 8 की तरफ बढ़ते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें देखें, पहले का, दूसरा, तीसरा, 5वां, ये देखें, ये इनके उत्तर भी निशान लगे, इनको आप याद कर लेना। देखें इसमें नर और मादा के बीच जो संलयन होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? निषेचन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पराग कोष कहाँ पाए जाते हैं? पराग कण में, ठीक है। मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका पुरुषों में पाई जाती है, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे ये तैयार कर लेना, ये खाली स्थान देखो, इनके उत्तर लिखे हैं, आप याद कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से। ये एक शब्द में उत्तर, इसको तैयार कर लीजिएगा, ये भी अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जनन क्या है? तो जनन क्या होता है बच्चों? सजीवों में अपने समान रंग, रूप और गुणों के तरह नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये देखो बहुत सारे प्रश्न, अब ये छोटे छोटे प्रश्न हैं मगर सबके सब इम्पोर्टेंट। अब इसमें किसको मैं छोड़ देता, इसलिए सारे बताए हैं। देखें, अलैंगिक जनन पढ़ लेना, कायिक प्रवर्धन पढ़ लेना, मुकुलन पढ़ लेना, पुनर्भवन पढ़ लेना, द्विखंडन, बहुखंडन, फिर इसके बाद लैंगिक जनन, परागण, स्वपरागण। तो ये जो परागण और स्वपरागण है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों इसको पढ़ लीजिएगा। परागण, स्वपरागण और परपरागण, ये तीनों पढ़ लीजिएगा, तीनों मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ऋतुस्राव या रजोधर्म क्या होता है? द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पे 24वां क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार, DNA की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? फिर शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? ये तैयार कर लेना। जनन क्यों आवश्यक है? जनन मतलब होता है बेटा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया। आज आप हो, आपका जन्म क्यों हुआ है बच्चों?
क्योंकि आप अपने माँ बाप का सहारा बनोगे। जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करने के लिए आप तब तक बड़े हो जाओगे, फिर आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे। वैसे ही फिर आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, फिर जब आप बूढ़े होगे तो आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती बेटा, है ना। जनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, इसके कारण उस स्पीसीज की जनसंख्या बढ़ती जाती है। ठीक है ना। जनन का विकास में भी योगदान है। जनन किसी स्पीसीज की समष्टि का, ये ठीक है लिख देना जितना, है ना, उस कारणों से जनन आवश्यक है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। देखो उसको समझ के पढ़ोगे बच्चा तो आसानी से बन जाएगी। 31वां कर लीजिएगा, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। फिर इसके बाद मानव में वृषण के कार्य, भैया मज़ेदार क्वेश्चन, ऋतुस्राव क्यों होता है। ये चित्र अमीबा में द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन, तो ये बहुत अच्छा चित्र है। देखो छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझा रहा। सबसे पहले क्या रहता है, एक ये बड़ा टाइप का रहता है, इस टाइप का। फिर क्या होता, आगे जा कर के ये इस टाइप से होने लगता है। फिर आगे जा कर के ये इस टाइप से होने लगता, फिर आगे जा कर के ये इस टाइप से होने लगता, फिर आगे जा कर के ये और पतला होता जाता है, और फिर आगे जा कर के ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये प्रोसेस होती है। अमीबा एक ऐसा बोल सकते हैं ऐसी माँ है या ऐसा पिता है जो अपने बच्चे बिना किसी की सहायता से जन्म दे देता है। समझ रहे, देखिए आप, ये द्विखंडन अमीबा एक होता है, अब ये अपने आप अपने बेटे संतान को उत्पन्न कर देता है। ये पूरा चित्र आप इसको सीख लीजिएगा। ठीक है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र। देखो एक प्रश्न ये छोड़ा है मैंने, मगर इसके चांसेस कम हैं। आप ये तैयार कर लेना और अमीबा वाला कर लीजिएगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये प्रश्न, कायिक प्रवर्धन क्या है, इस विधि के लाभ और 2 हानियाँ, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चे, इसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है। फिर लैंगिक और अलैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक जनक होता है, और लैंगिक में 2 जनक होते हैं। अलैंगिक में क्या होता है, युग्मक उत्पन्न नहीं होता, इसमें युग्मक उत्पन्न होते, जोड़े बनते हैं इसमें, है ना। देखो एक जनक है तो इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होगा, और इसमें 2 जनक है तो जोड़े बनेंगे। ठीक है। इसमें निषेचन नहीं होता और इसमें निषेचन होता है। फिर ये कर लेना, ये याद कर लेना। फिर परागण और निषेचन में अंतर, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और इसी के साथ लगभग ये खत्म हो गया। ये प्रश्न तैयार कर लेना, प्लेसेंटा, ये प्रश्न पूछा गया है। प्लेसेंटा की संरचना, प्लेसेंटा क्या होता है और इसके कार्य, तो ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ आपके अध्याय 8 फिनिश हो गए। ये हुए परीक्षा अध्ययन से। अब हम बात करेंगे प्रश्न बैंक के। फटाफट निशान लगा लो आप लोग। सॉरी, देखें प्रश्न बैंक के निशान लगा लें आप लोग। अध्याय 6 जैव प्रक्रम। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 10वां देख लें आप लोग, 11वां देख लें, 15वां देख लें, फिर इसके बाद 17वां देख लें आप लोग, 19वां देख लें, फिर यहाँ पे 23वां देख लीजिएगा, रिक्त स्थान में पहला और दूसरा देख लीजिएगा, फिर 7वां देख लीजिएगा, 8वां देख लीजिएगा। फिर इसके बाद बारी आती है सत्यासत्य में, तो तीसरा और चौथा तैयार कर लीजिएगा। सत्यासत्य एक शब्द में उत्तर में पहला, तीसरा, 5वां, 9वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये पूरे के पूरे। फिर इसके बाद 17वां और 18वां, ये हैं उनके उत्तर जो मैंने अभी आपको बताए। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला कर लीजिएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अभी मैंने बताई थी प्रकाश संश्लेषण वाला। फिर तीसरा तैयार कर लीजिएगा, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया, अभी मैंने बताया ना चित्र के माध्यम से। मनुष्य के पाचन में लार की भूमिका, ये कर लीजिएगा। मनुष्य में दंत क्षरण के दांत क्यों खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके कारण तैयार कर लीजिएगा। फिर एक प्रश्न और बच्चे यहाँ पे, ये है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम आपको क्या है ये पता होना चाहिए ना। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राई फास्फेट, ये पढ़ लीजिएगा, ये कहीं पे मिलेगा आपको। ये देखिए जैसे ये लिखा एटीपी, तो एटीपी का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, एडिनो ट्राई फास्फेट। ओके, ये है, ये 17वां, ये देखें, ये है, ये एटीपी का पूरा नाम। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तैयार कर लीजिएगा। 8वां कर लीजिएगा, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर, श्वसन क्या है। 10वां तैयार कर लीजिएगा, निशान लगा लें आप लोग फटाफट। फिर अमीबा में भोजन ग्रहण की चित्र को देखें, ये पूरा प्रश्न है, ये अभी मैंने बताया आपको। फिर मनुष्य में आहार नाल का चित्र, 14वां क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन में लार की भूमिका भोजन के पाचन में, ये वही प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, आहार के विभिन्न हिस्से, ठीक है। 18वां मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं। फिर वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर देखें, ये पूरा इसको आप देख लीजिएगा।
रक्तों में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो एनीमिया हो जाता है, खून की कमी से रोग। ये देखिए मानव हृदय का चित्र, ये तैयार कर लेना आप लोग। फिर रक्त के कार्य, ये है रक्त के कार्य, इसको देख लीजिएगा। फिर रक्त और लसिका में अंतर अभी मैंने बताया, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना। जाइलम फ्लोएम में अंतर, ये भी मैंने परीक्षा अध्ययन में बता दिया। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र, नेफ्रॉन की संरचना, ये भी मैंने बताई आपको, ये देख लीजिएगा। फिर धमनी और सिरा में अंतर बच्चों, ये तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद अध्याय ये ख़त्म हो गया। देखिए ये अंतर है, ये धमनी और शिरा में 2 अंतर, ये अभी मैंने बताया है प्रश्न परीक्षा अध्ययन से। और रक्त और लसिका के कार्य, तो ये है लसिका के कार्य, इनको आप देख लीजिएगा। अध्याय 7 नियंत्रण समन्वय में ऑब्जेक्टिव देख लें आप लोग। प्रश्न तीसरा, ऑब्जेक्टिव तीसरा लगा लें, चौथा लगा लें, 7वां लगा लें, 9वां लगा लें, फिर इसके बाद 12वां लगा लें, फिर उसके बाद 17वां लगा लें, 18वां, 19वां, 20वां, ये तैयार कर लें। फिर 22वां ऑब्जेक्टिव, 24वां ऑब्जेक्टिव, फिर 29वां ऑब्जेक्टिव, और ये हैं इनके उत्तर पूरे आप मिला लेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये है तंत्रिका कोशिका का चित्र, ये तैयार कर लेना। मैंने अभी आपको बताया प्रतिवर्ती चाप का चित्र, ये भी आपको मैंने बताया, ये तैयार कर लीजिएगा। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है, ये तैयार कर लेना। चौथा कर लेना, पहला प्रश्न कर लेना भाग बा का, मस्तिष्क के भाग, ये देखिए मैंने बताया था प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, ये पढ़ लेना आप लोग ये अच्छे से, ठीक है। फिर पादप हार्मोन के कार्य, फिर पादप हार्मोन जिबरेलिन के कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोकाइनिन के कार्य, ये भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, तो देखिए ये पढ़ लेना, पीयूष ग्रंथि को, थायराइड पढ़ लेना, और ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये प्रश्न चौथा कर लीजिएगा और 5वां तैयार कर लीजिएगा मानव मस्तिष्क के चित्र पर। मानव मस्तिष्क के चित्र के उतने चांस नहीं है, मगर बच्चों रिस्क मत लेना, इसको सीख लेना। अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, तो जीव जनन कैसे करते हैं इसमें बच्चों देखो ऑब्जेक्टिव तो आपको देख लेना है जितने भी बन सकें। फिर ये देखें हाइड्रा में मुकुलन, ये वाला आपको चित्र, अभी जो मैंने उस परीक्षा अध्ययन में आपको जो बताया था वो चित्र मैंने, ये हाइड्रा में मुकुलन, ये वाला चित्र, ठीक है। तो इसमें अच्छा चित्र है, तो इससे आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखें ये पुष्प की अंधेरे काट का चित्र, ये भी तैयार कर लेना है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर, इसको देख लीजिएगा। ये देखिए प्लेसेंटा के कार्य, ये आया है ना। फिर मानव में वृषण के कार्य कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अलैंगिक जनन, प्लेसेंटा के कार्य देखिए फिर से आ गया, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर मानव में वृषण के कार्य, निशान लगाते जाएं आप लोग। अमीबिया में द्विखंडन की प्रक्रिया, मज़ेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर देख लेना। अभी मैंने आपको समझाया लैंगिक और अलैंगिक जनन, अभी बताया था मैंने लैंगिक अलैंगिक, ये तैयार कर लेना। ये फिर से रिपीट कर दिए यार, ये लोग पागल हैं। पुष्प के अंधेर काट का चित्र, फिर परागण और निषेचन में अंतर, ये तैयार कर लेना बच्चों, ठीक है। मादा जनन तंत्र का चित्र उतना कोई खास नहीं है कि न पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखें ये वाला प्रश्न, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, मैंने अभी आपको प्रश्न बैंक में परीक्षा अध्ययन में ही बताया था, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर ये जायांग क्या है, या तो इसको पढ़ लेना आप। फिर कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन देख लीजिएगा आप लोग। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा पार्ट 2 भी फिनिश हुआ। अच्छा लगे अगर वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम पार्ट 3 आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे, तब तक आप इतना पढ़ें और इतने की तैयारी कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, और ये वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दो। ओके बच्चों, आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।